बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वाइल्ड। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शेरिल स्ट्रेड है। दरअसल वो एक बहुत लंबी हाइकिंग के लिए निकली है और उसका सफ़र 1800 किलोमीटर का है। लेकिन अभी उसके सफ़र की शुरुआत ही होती है कि वो बहुत बुरी तरह से थक जाती है। उसका पैर जख्मी हो जाता है, साथ ही उसका एक जूता ऊपर से नीचे गिर जाता है। उसे गुस्सा आता है और वो अपने दूसरे जूते को भी ऊपर से नीचे फेंक देती है। यहाँ से हमें कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि जब शेरिल छोटी थी तो उसकी मॉम की कैंसर से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, अलग अलग लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिए। शादी के बाद भी उसकी शादी अच्छे से चल नहीं पाई। उसका डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये किसका बच्चा है, क्योंकि उसके बहुत सारे लोगों के साथ संबंध थे और ना ही इस वक्त वो बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। इसीलिए उसे अपना अबॉर्शन करवाना पड़ता है। शेरिल अपनी जिंदगी में पूरी तरह से टूट चुकी है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी को एक्सपीरियंस करने के लिए और अपने दुखों से निकलने के लिए एक लंबी हाइकिंग करने का फैसला करती है। दरअसल उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे ये सजेशन दिया होता है। हालांकि शेरिल को हाइकिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपना बैग पैक करती है जो कि बहुत ही भारी होता है और हाइकिंग के लिए निकल पड़ती है। सबसे पहले वो एक आदमी से लिफ्ट मांगकर मोजावी डेजर्ट तक पहुंच जाती है, जहां से उसे अपनी हाइकिंग शुरू करनी है। हाइकिंग करते हुए उसे एहसास होता है कि उसका बैग बहुत भारी है। बैग को लेकर चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बैग के अंदर सारी जरूरत की चीजें होती हैं और इन चीजों के बिना वो यहाँ पर एक भी दिन सरवाइव नहीं कर सकती। इसीलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है और कुछ ही देर बाद उसे एहसास हो जाता है कि उसने हाइकिंग पर आकर एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब वो लौटकर वापस नहीं जाना चाहती। वो लगातार आगे बढ़ती रहती है और पूरा दिन चलने के बाद जब शाम हो जाती है तो वो एक जगह अपना कैंप लगाकर बैठ जाती है। उसके पास उसकी एक डायरी भी है जिसमें वो अपना सारा एक्सपीरियंस लिखना शुरू करती है। शेरिल अपने साथ स्टोव भी लाई होती है, लेकिन स्टोव के लिए जिस गैस को लाना चाहिए था वो उसके बदले एक दूसरी यानी कि गलत गैस को ले आई थी, जिससे स्टोव नहीं जल सकता। उसे अपनी इस बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आता है। अब शेरिल यहाँ पर रात को कैंप के अंदर सो जाती है। इस पूरे बीहड़ में वो अकेली है। हालांकि उसे यहाँ पर डर भी लगता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती और अगली सुबह एक बार फिर से अपने सफर को जारी रखती है। वो उस भारी बैग के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती और जब भी उसे भूख लगती तो कम से कम खाना खाती, क्योंकि अगर खाना खत्म हो गया तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और इस तरह से उसे यहाँ पर आज इस बीहड़ में चलते हुए लगातार 8 दिन हो जाते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दरअसल उसे लगा था कि ये इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये सफर उसकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल होता है। अब एक दिन वो एक फील्ड तक पहुंचती है जहां पर वो एक आदमी को ट्रैक्टर चलाते हुए देखती है। शेरिल भागते हुए उसके पास जाती है और मदद मांगती है। वो आदमी कहता है कि इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, तुम मेरी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। शेरिल उसकी गाड़ी में उसका इंतजार करती है और कुछ देर बाद वो आदमी वहां पर आ जाता है। शेरिल को इस आदमी से डर लग रहा होता है क्योंकि उसने इसकी गाड़ी में एक गन भी देखी होती है। इसीलिए शेरिल उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ट्रैकिंग पर आए हैं और कुछ ही देर में वो इस जगह तक पहुंच जाएंगे। वो आदमी कहता है कि तुम मेरे घर चल सकती हो, वहां पर तुम्हें खाना मिल जाएगा। हालांकि शेरिल को डर लग रहा होता है, लेकिन उसे भूख बहुत जोर से लगी होती है, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी उसके साथ चली जाती है। यह आदमी उसे अपने घर ले जाता है जहां पर वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। शेरिल को उसकी पत्नी को देखकर बहुत राहत मिलती है। यहाँ पर उसकी पत्नी ने खाना बनाया होता है और जैसे वो शेरिल के सामने खाना रखते हैं, शेरिल उस खाने को पागलों की तरह खाना शुरू कर देती है, क्योंकि आज उसने कई दिनों के बाद पका हुआ खाना खाया है। इसके बाद वो गर्म शावर भी लेती है। रात उस घर में गुजारने के बाद अगली सुबह वो आदमी शेरिल को उसके ट्रैक पर यानी कि जिस रास्ते से उसे आगे जाना है उस रास्ते पर छोड़ देता है। शेरिल अब लगातार अपने रास्ते पर आगे बढ़ती चली जाती है। पूरा दिन सफर करने के बाद वो एक बार फिर से कैंप लगाती है, लेकिन अब उसके पास उसके स्टोव की सही गैस भी होती है, जिस गैस को जलाकर वो अपने लिए खाना बनाती है। अगली सुबह एक बार फिर से वो अपने सफर पर निकल पड़ती है और जब वो रास्ते में होती है तभी उसे इस बीहड़ का एक बहुत ही खतरनाक सांप दिखता है, जिसके काटते इंसान मारा जाता है। शेरिल उससे डरकर वहां से भाग जाती है
और रात को जब वो कैंप लगाती है तो उसे उसी सांप के बार बार विजन्स आते हैं। उसे डर लगता है और कैंप से बाहर आ जाती है, जहां उसे एहसास होता है कि जंगली जानवर भी उसके आसपास है जो उस पर हमला कर सकते हैं। उसके पास एक सीटी होती है जिसे वो बजाती है, साथ ही टॉर्च भी जलाती है और सारे जानवर इस जगह से भाग जाते हैं। इसी तरह वो रात उस जगह गुजारती है और अगली सुबह एक बार फिर से वो अपने सफर पर आगे निकलती है, जहां पर वो एक लड़के को देखती है जो नदी में नहा रहा होता है। शेरल उसके पास जाती है। इस लड़के का नाम ग्रेग होता है। ग्रेग उसे बताता है कि वो भी हाइकिंग पर निकला है। वो शेरल से कहता है कि वो उसे कैनेडी मिडोज में मिलेगा। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। शेरल अकेले ही अपना सफर तय करती है और आज उसे इस सफर पर पूरे 14 दिन हो चुके हैं। 14 दिनों के बाद वो कैलिफोर्निया के कैनेडी मिडोज पहुंच जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात एक बार फिर से ग्रेग से होती है। ग्रेग उसे यहाँ पर और भी हाइकर से मिलवाता है। दरअसल इस सफर में जितने भी हाइकर्स होते हैं वो सब के सब यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर शेरल के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड ने कुछ जरूरत का सामान भी भेजा होता है। साथ ही उसके एक्स हस्बैंड का एक लेटर भी होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने 1000 मील की दूरी तय कर ली। दरअसल अब तक वो 1000 मील सफर तय कर चुकी है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिसका नाम एड है। एड को हाइकिंग का बहुत एक्सपीरियंस होता है और जब वो शेरल के बैग को देखता है तो देखता है कि बैग बहुत ज्यादा भारी है, उसमें जरूरत की चीजों से भी ज्यादा चीजें हैं, जिस वजह से शेरल को चलने में दिक्कत हो रही होती है। इसीलिए वो उसके बैग से फालतू चीजों को हटा देता है। साथ ही उसे बताता है कि उसके शूज बहुत ज्यादा टाइट हैं, इसीलिए उसके पैरों पर छाले पड़ गए हैं। वो उसे एक पेयर सैंडल देता है। इसके बाद शेरल यहाँ से अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो उसके लिए अगले स्टेशन पर एक पेयर शूज पोस्ट कर दे। अब वो यहाँ से अपना सफर आगे तय करती है और उसे अब सियारा निवेडा से आगे होकर गुजरना होगा। हालांकि ग्रेग ने उसे वार्न किया होता है कि तुम उस रास्ते से मत जाना, वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होगी, लेकिन अब वो किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहती। वो पूरी हिम्मत से इस बर्फीले रास्ते को क्रॉस करती है और थक कर एक जगह बैठ जाती है। उसका एक नेल बहुत ज्यादा लूज हो गया होता है। दरअसल उसे उस नेल को निकालना होगा, नहीं तो बूट्स में चल नहीं पाएगी। और जब वो अपने नेल को निकाल रही होती है तो उसका एक बूट एक्सीडेंटली ऊपर पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है और वो अपने दूसरे बूट को यानी कि शूज को भी नीचे फेंक देती है। और यहीं से कहानी शुरू हुई थी। अब शेरल उन सैंडल्स को निकालती है जो एड ने उसे दिए थे। वो उन सैंडल्स को पहनती है और हाइकिंग करना शुरू कर देती है। इन पहाड़ी रास्तों पर सैंडल्स पहनकर चलना बहुत मुश्किल होता है। शेरल को आज इस सफर पर पूरे 49 डेज हो चुके हैं। वो किसी तरह से इन पहाड़ी रास्तों को पार करके अपने अगले स्टेशन तक पहुंच जाती है, जहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके लिए शूज भेजे होते हैं और इन शूज की उसे इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। शेरल अब एक दिन यहाँ पर गुजारती है और यहाँ वक्त गुजारते हुए उसे अपने अतीत की कुछ यादें आती हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शेरल के पिता एक अच्छे इंसान नहीं थे। वो अपने परिवार पर, खास तौर पर शेरल की मॉम को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे। इसीलिए शेरल की मॉम अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से निकल गई थी, लेकिन बाद में शेरल की मॉम की कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई, जिसके बाद शेरल और उसका भाई अनाथ हो गए। शेरल अपने मॉम की मृत्यु के बाद पूरी तरह से भटक गई थी। उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी वो अपने हस्बैंड के साथ लॉयल नहीं थी। और एक दिन जब उसका हस्बैंड उसे किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है तो वो उससे डाइवोर्स लेने का फैसला करता है, यानी कि इस डाइवोर्स में पूरी की पूरी गलती शेरल की थी। अब शेरल को अपने सफर पर 58 दिन हो चुके हैं, पर एक अच्छी बात ये होती है कि अब वो अपने सफर को खत्म करने वाली है, यानी कि वो जो 1800 मील का सफर तय करना चाहती थी वो अब पूरा होने वाला है। पर यहाँ पर शेरल का पानी खत्म हो जाता है, उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होती है और तभी उसे दूर एक लोहे का ड्रम दिखता है, जिसे देखकर उसके मन में उम्मीद जागती है। वो उस ड्रम के पास जाती है, लेकिन वहां पर पानी नहीं होता, जिससे उसे बहुत हताशा होती है क्योंकि उसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन शेरल हिम्मत नहीं हारती और लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। तभी उसे एक जगह पानी जमा हुआ दिखता है जो कि बहुत ज्यादा गंदा होता है। ये पानी जहरीला है, इसे पिया नहीं जा सकता, लेकिन शेरल अब इस सफर में इतना सीख चुकी है कि कैसे किस पानी को साफ किया जाता है
वो उस पानी को 2 बॉटल में भर लेती है और उसके अंदर एक गोली डालती है जिससे पानी फिल्टर होकर साफ हो जाएगा। और तभी यहाँ पर 2 हंटर्स आते हैं जो शेरल से पानी मांगते हैं। शेरल कहती है कि ये पानी पीने लायक नहीं है। ये दोनों के दोनों शेरल से बदतमीजी से बातें करते हैं। शेरल को इनके इरादे अच्छे नहीं लगते, इसीलिए वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। शेरल यहाँ से निकल जाती है, पर जब ये दोनों हंटर्स भी इस जगह को छोड़कर निकल जाते हैं तो शेरल वापस आती है। दरअसल वो नाइट यहीं पर स्टे करना चाहती है और तभी उन दोनों हंटर्स में से एक हंटर वापस आ जाता है, जिसे देखकर शेरल डर जाती है। वो शेरल से कहता है तुम तो यहाँ से चली गई थी। शेरल कहती है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया था, इसीलिए मैं वापस आ गई। ये सुनने के बाद वो हंटर यहाँ से निकल जाता है और शेरल भी इस जगह को छोड़कर आगे निकल जाती है, क्योंकि उसे इन हंटर्स के इरादे अच्छे नहीं लग रहे होते। वो लगातार आगे सफर करती रहती है और 62 दिन के सफर के बाद वो एक शहर पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम जोनाथन होता है। जोनाथन कहता है क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्सर्ट पर चलोगी? वो हाँ कह देती है और रात को ये दोनों की दोनों कॉन्सर्ट में जाते हैं और उसी रात ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत क्लोज भी हो जाते हैं। अब एक रात यहाँ पर गुजारने के बाद शेरल अपने आगे के सफर पर निकल जाती है और उसके आगे होता है माउंट हुड नेशनल फॉरेस्ट। यहाँ पर उसे एक हाइकिंग का ग्रुप भी मिलता है। दरअसल अभी तक शेरल जितने भी स्टेशन पर रुकी थी वहां पर हर जगह उसने अपने नाम के आगे एक पोयम या एक शायरी लिखी थी जो सबको बहुत पसंद आई होती है। शेरल रात इसी ग्रुप के साथ गुजारती है और अगली सुबह जब वो आगे जाती है तो वो देखती है कि एक लामा के ऊपर हाइकिंग का बहुत सारा सामान है और कुछ ही दूर पर एक बूढ़ी औरत और उसका ग्रैंडसन उसके साथ है। दरअसल ये दोनों भी हाइकिंग पर निकले हुए होते हैं। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो शेरल से पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो बताती है कि मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर उस बच्चे को बहुत दुख होता है और वो उसकी मॉम की याद में एक गाना गाता है जिसके वर्ड्स होते हैं रेड रिवर वैली। ये एक फोक सॉन्ग है। वो बच्चा बताता है कि मेरी मॉम मेरे लिए गाना गाया करती थी। इसके बाद वो बच्चा और उसकी ग्रैंड मदर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शेरल अपनी मॉम को याद करते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शेरल को आज अपने सफ़र पर पूरे 94 डेज हो चुके हैं और आज डेट होती है 15 सितंबर 1995। आज पूरे 94 डेज के बाद वो पहुंच चुकी है ब्रिज ऑफ द गॉड्स तक। दरअसल ये वो ब्रिज है जहां पर उसको अपना सफ़र ख़त्म करना है। यहाँ पहुंचकर उसे एक राहत की सांस आती है। उसे अपने वो पल याद आते हैं जब उसने अपनी जर्नी को शुरू किया था, जहाँ पर वो ये सोच रही थी कि उसे वापस लौट जाना चाहिए। अगर वो वापस लौट जाती तो उसे कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं हो पाता जो उसे अब हुआ है। अब वो जिंदगी को एक नए नज़रिए से देख रही होती है। उसने वो सब एक्सपीरियंस किया होता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं किया था, क्योंकि वो हमेशा लोगों के चारों तरफ घिरी रही। उसने कभी अपने आप को जाना नहीं, कभी अपने आप को टाइम नहीं दिया और ना ही कभी किसी ने उसके बारे में सोचा। पर इस पूरे सफर ने उसकी जिंदगी को, उसकी सोच को, उसके दिलो दिमाग को पूरी तरह से बदल दिया। और उसने जो भी इस सफर में एक्सपीरियंस किया होता है उसने वो सब कुछ अपनी डायरी में लिखा होता है। इस सफर के अंत में उसे एक लोमड़ी भी दिखती है जो उसके पास खड़ी होती है और उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी मॉम की आत्मा है जो उसे देखने के लिए यहाँ पर आई है। और इस तरह से शेरल अपने सफर को पूरा करती है। इस सफर के बाद वो एक नई इंसान बन गई होती है। उसने अपने सफर की जो डायरी लिखी होती है वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है और आगे चलकर वो एक राइटर बनती है। शेरल इसके बाद एक बार फिर से शादी कर लेती है। 5 सालों के बाद उसका बेटा होता है और 1 साल बाद उसकी बेटी, जिनके साथ वो एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारती है। अगर शेरल अपनी जिंदगी में इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करती, वो इतनी लंबी जर्नी तय नहीं करती, तो ना तो कभी वो राइटर बन पाती और ना ही कभी उसका परिवार होता। इसीलिए जिंदगी में जो लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी बुराइयों को, अपनी सच्चाइयों को एक्सेप्ट करते